हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए आपदा प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ के सब्जेक्टिव प्रश्न, इस वीडियो में आपके लिए इसी चैप्टर के ऑल MCQ ऑब्जेक्टिव 2025 के लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आप लोगों ने सब्जेक्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का अधिक होना, तटबंध की ऊंचाई का कम होना। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सटीक आंसर क्या हो जाए। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा का अधिक होना। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा का अधिक होना। मैंने इसका आंसर नीचे भी दे दिया है ताकि आप सब देख सकते हैं बार बार। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप सबको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, बाढ़ क्या है, कौन सी आपदा है। बाढ़, बाढ़ कौन सी आपदा है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा। तो बाढ़ कौन सी आपदा है, तो बाढ़ जो है ये प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। आप सभी जानते हैं कि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। छठा प्रश्न है, सूखे की स्थिति कैसे आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे आती है, कोई नहीं है। सूखे कब आती है, अचानक तो आती नहीं है, वो सूचना दे के तो आती नहीं कि मैं आने वाली हूँ, या धीरे धीरे। तो सूखे जो है कब आती है, तो वो धीरे धीरे आती है। किस प्रकार की, कैसे आती है, तो धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो धीरे धीरे। सातवां प्रश्न है, सूखे के जिम्मेवार कारक कौन है। सूखे की स्थिति कब कब होती है, जब वर्षा की कमी होती है। सूखे की स्थिति कब होती है, जब वर्षा की कमी होती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, वर्षा की कमी। आठवां प्रश्न पे चलते हैं, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, वर्षा जल का संग्रहण करना। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, वर्षा जल का संग्रहण करना, वर्षा जल का संग्रहण करना। 9वां प्रश्न चलते हैं, कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर बना हुआ है। कुशहा तटबंध किस नदी पर बना हुआ है, गंडक, कोसी, दामोदर या गंगा। तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर बना हुआ है। कुशहा तटबंध किस नदी पर बना है, कोसी नदी पर बना है। अगला प्रश्न चलते हैं, भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, नर्मदा, कृष्णा, सतलज, कावेरी। तो भांगड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय से बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सरदार सरोवर, पंत सागर, नागार्जुन या गोविंद सागर। तो आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आपका गोविंद सागर। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो गोविंद सागर। अगला चलते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। जिस तरह से बिहार में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कोसी नदी है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो है कौन सी नदी है, दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी, दामोदर नदी। 13वां प्रश्न चलते, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से कौन है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से कौन है, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ या सुखाड़। बिहार में अधिकतर हर प्रतिवर्ष क्या आती है, तो बाढ़ आती है। क्या आती है, बाढ़ आती है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है बाढ़। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है बाढ़। अगला प्रश्न चलते हैं, उड़ीसा में बाढ़ के लिए बदनाम नदी कौन सी है। बिहार के लिए कौन सी हो गई, बिहार के लिए
कोसी। बिहार के लिए कौन सी हो गई? कोसी। पश्चिम बंगाल के लिए कौन सी हो गई? दामोदर। और उड़ीसा के लिए कौन सी नदी हो गई आपकी? महानदी। उड़ीसा के लिए कौन सी नदी बदनाम नदी है? महानदी। अगला प्रश्न जानते हैं, असम में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तीस्ता, महानदी। तो असम में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। असम में भी प्रतिवर्ष जो है बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार वर्षा के देवता कौन है? भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार वर्षा के देवता कौन है? अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वह भारतीय धर्म के अनुसार वर्षा के देवता कौन थे, कौन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, किस वर्ष भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा बदल दी थी? किस वर्ष भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा बदल दी थी? तो किस वर्ष जब बाढ़ आई थी कोसी के द्वारा, जो बहुत ही नुकसान किया था बिहार में, तो वो वर्ष है 2008। कौन सा वर्ष? 2008। अगला प्रश्न चलते हैं, ये है आपका बांध का नाम और नदी। कौन सा बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पे। रिहंद बांध रिहंद नदी पे। ये आपको याद रखनी है। 19वां प्रश्न चलते हैं, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ है? नदी के आसपास, नदी के चारों तरफ उस क्षेत्र में वृक्षों के रहने का क्या लाभ हो सकता है? जलावन की लकड़ी प्राप्त करना, पशुओं को चारा मिलना, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना होती है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंबर डी। नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने का क्या लाभ होता है? तो बादल आकर्षित होते हैं और उससे बारिश होती है। इसलिए आप लोग, हम सबको जो है अत्यधिक करके वृक्ष लगाना चाहिए। 20वां प्रश्न चलते हैं, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन पर किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ठीक है न, जल को दूषित होने से बचाना, जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्ती बनाना। तो बाढ़ प्रबंधन में हमें सबसे ज़्यादा किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? वो है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। अगला प्रश्न है, आपदा आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, या सभी? आपदा प्रबंधन के समय जो है हम सभी को जो है इसका घटक बनना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। आपका दूसरा चैप्टर बाढ़ और सुखाड़ के जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव थे मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपके सब्जेक्टिव के साथ। तब तक पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए और तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।